नमस्ते भाई। क्या नाम था? सुमित से। सुमित। जब आप रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचते हैं ना, जी। तो आपको एक रोड साइन दिखता है ऐसा। जी सर। तो इसका मतलब क्या मानेंगे आप? सर ये अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग है और 200 मीटर का दायरा है। अनगार्डेड है और 200 मीटर का कितनी लाइनें हैं इसमें? सर 2 है ये। दो लाइनें होंगी। ये दो लाइनें मेरे को ऐसे बनानी चाहिए। अच्छा, वो मेरे को तो लगे उसके कि हिसाब वैसे से ठीक है मेरा। अगर दो लाइनें हैं तो 200 मीटर है 200 और मीटर एक लाइन है 100 तो मीटर 100 मीटर। एक होता है आपका गोल चक्कर और एक होता है आपका चौराहा। जी। तो दोनों के जो रोड साइन है उसमें क्या डिफरेंस मिलेगा? सर गोल चक्कर में हमें एरो राउंड अबाउट में एरो मिलेगा और जो चौराहा होगा उसका हमारा जो ऐसे ही मतलब उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस का साइन होगा। क्रॉस का साइन मिलेगा। जी सर। ये होगा आपका चौराया। और अगर गोल चक्कर में जाओगे राउंड राउंड तो अबाउट ऐसे एरो मिलेंगे एरो आपको। सर्कल में। ठीक है। जी अच्छा, एरो जो लगे होते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं या एंटी क्लॉक होते सर, हैं? क्लॉकवाइज होता क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने लेफ्ट में ही एंट्री है करनी होती है। तो जब लेफ्ट से आप चलोगे ऐसे घूम के तो कौन सा होगा आपका? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है? ये थे आपके रोड साइन में। जी सर। ठीक है, अब बात करते हैं रोड सेंस की। जो गाड़ी है हमारी, जी सर। वो पहले जो लाइसेंस थे हमारे, जैसे कि वो तीन प्रकार के लाइसेंस हुआ करते थे। एक लाइट था, एक कमर्शियल था, एक हैवी हैवी था। था। अब उन्होंने कमर्शियल को हटा दिया। जी सर। तो लाइट लाइसेंस में मैं किस हद तक या किस गाड़ी को चला सकता हूँ? सर लाइट व्हीकल में हम जो 7500 से कम वजन की गाड़ियां हैं उनको हम चला सकते हैं, ठीक। और चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो प्राइवेट कार। अगर इससे ज़्यादा ऊपर जाएगी तो फिर किसके लिए करना सर वो पड़ेगा हैवी मुझे? मोटर फिर व्हीकल हैवी में मोटर व्हीकल में कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। गाड़ियों की एक होती है पार्किंग। जी। तो जब हम कहीं पर भी परपेंडिकुलर पार्किंग लगाते हैं जी सर। तो उसमें गाड़ी हम सीधे लगाते हैं या रिवर्स में लगाते हैं? सर उसमें हम रिवर्स में लगाएंगे। रिवर्स में लगाने का कारण क्या है? सर रिवर्स में लगाने का ये कारण है ताकि हम आराम से निकाल सके। रिवर्स में अगर साइड वाले ने ज़्यादा नज़दीक लगा दी तो निकालने में दिक्कत अच्छा, जब हम पार्किंग किसी भी गाड़ी की करते हैं, चाहे वो भाई पैरेलल हो, एंगुलर हो, ठीक है, तो एक वाहन से दूसरे वाहन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमें कितना रखना चाहिए एटलीस्ट? नहीं। सर 1 से 2 फुट रखना चाहिए एक से एटलीस्ट। 2 फुट। 2 फीट। 3 फुट तक रिवर्स। 3 फीट। 3 फुट। 1 मीटर याद रखना। 1 मीटर। ठीक है। अगर मैं लगाता हूँ पैरेलल पार्किंग ऐसे कर होगी, जी। 1 मीटर यहाँ होगा, 1 मीटर यहाँ होगा। ठीक है सर। तो ऐसा क्यों किया मैंने? दोनों का होगा गैप ये। निकलने के जब लिए मुझे आसान। निकालना होगा तो मैं पहले गाड़ी को रिवर्स करूंगा। रिवर्स करने के बाद क्या होगा, मेरे पास आगे हो जाएंगे 2 काफ़ी मीटर स्पेस, इनफ स्पेस। तो मेरी गाड़ी आराम से टर्न करके बाहर निकल जाएगी। जी। ठीक है। जी। एक होता है हमारा टोइंग सिस्टम। जी सर। तो टोइंग सिस्टम के अंदर हम जो रस्सी लगाते हैं बीच में फ्लेक्सिबल टो के लिए, जी सर। तो वो किससे ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए? इससे ज़्यादा लंबी नहीं होनी हाँ। चाहिए। सर वो क्या कहते हैं, इतनी लंबी ना हो कि गाड़ी नीचे। हाँ, तो उसकी वो क्या होगी, लेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब कम से ज़्यादा कितनी लंबी ले सकते हो आप उसे? ये 200 मीटर लंबी रस्सी बांध देगा तुम। नहीं सर, 10 से 15 फुट। हाँ, एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 15 हो सकती है ज़्यादा बस। से ज़्यादा 10 से ठीक है। 15 फुट। क्योंकि ये जो डिसाइड होता है ना, वो होता है गाड़ी के टर्न के ऊपर। जब दो गाड़ियां आपस में ऐसे चल रही होंगी जी। और जब ऐसे मुड़ेंगी जी। तो ये गैप इनका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इतना होना चाहिए कि जैसे ये होगा। क्योंकि कई बार आपने ट्रैक्टर में देखा होगा ना, जब पीछे ट्रॉली लगाते हैं इसके पीछे, टच हो तो गया। जब एकदम से टर्न कर देते हैं तो क्या होगा, ये वाली चीज टायर को टच कर टच जाएगी। कर गया। ठीक जी। है। अगर वो लंबा डिस्टेंस होगा तो फिर वो नहीं कर पाओगी, इससे पहले वो घूमना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। तो उस क्रिया के लिए होती है ये ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई होनी चाहिए 15 15 फुट। फीट। एक हमारी होती है ब्रेक प्रणाली। जी सर। ब्रेक प्रणाली में एक होता है मैनुअल ब्रेक। जी सर। तो हम किस प्रकार के ब्रेकों को मैनुअल ब्रेक कहेंगे? सर हम हैंड ब्रेक को मैनुअल ब्रेक कहेंगे। इसको हैंड ब्रेक को थोड़ा तेज बोल रहे सर हम हैंड ब्रेक को मैनुअल ब्रेक कहेंगे। हाँ।
क्या फुट ब्रेक मैनुअल नहीं होते? सर वो भी मैनुअल है। तो फिर हैंड ब्रेक में उसमें क्या डिफरेंस रह जाता है? सर हैंड ब्रेक हमारा मैकेनिकल ब्रेक होता है। फुट ब्रेक नहीं होते? ब्रेक मोटरसाइकिल का जो पिछला ब्रेक है वो कैसे लगाते हैं आप? वो मैकेनिकल मैकेनिकली हुआ, जी। लेकिन लगाया कहाँ से आपने उसको? पैर से या हाथ से? पैर से सर। तो दोनों उसके हैं तो। मैनुअल ब्रेक सर फुट ब्रेक हो गए, और जो ये इंजन ब्रेक मैनुअल ब्रेकों का मतलब होता है कि जब हम अपनी शक्ति से ब्रेक लगाएं, किसी भी साधन की सहायता ना लें, ठीक है। जैसे हम बाइक के पिछले ब्रेक को दबाएंगे, तो जितना तू पैर से दबाएगा, दबाता रहेगा, उतना उतना ब्रेक लगता रहेगा। लेकिन जब हम हाइड्रोलिक की बात करते हैं, तो कितना दबाता है तू? बिल्कुल थोड़ा दबाओगे और उसी में आपके ब्रेक लग जाएंगे। लेकिन आपकी पावर तो बिल्कुल नहीं लगी किसी से, जबकि ब्रेकों के ऊपर पूरी पावर चली गई। तो ये डिफरेंस होता है बस, ठीक है। जिसमें हम ब्रेक शूओं को एक रोड के द्वारा या किसी वायर के द्वारा जोड़ेंगे और उसके ऊपर हम हाथ से या पैर से दबाव लगाएं, और जितना दबाव लगाते जाओगे उतना ही दबाव वहां पर गिरता रहेगा उसके ऊपर। तो ऐसे ब्रेक कोई भी हो, चाहे वो हाथ से लगे या चाहे वो पैर से लगे, क्या कहलाएंगे? आपके मैनुअल ब्रेक कहलाएंगे, ठीक है। अगर उसी के अंदर हम एयर डाल दें, जी सर, ठीक है, फ्लूइड डाल दें, हाइड्रोलिक बन गया हमारा भाई, इलेक्ट्रिक मेटेरियल डाल दें, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके पावर ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। दोनों में ये फर्क होगा बस, ठीक है। लास्ट है प्रश्न तेरा, शांति से सुन के बताइए उसको। जी सर। जो हमारी कूलिंग प्रणाली है, जी तो कूलिंग प्रणाली के अंदर कूलेंट डलता है। जी कूलेंट में ऐसी कौन सी दो चीजें मिलाई जाती है? सर, इसमें दो चीज़ मिलाई जाती है, ग्लिसरीन और अल्कोहल, जिसमें ग्लिसरीन की मात्रा 12% होती है और अल्कोहल की मात्रा 7% होती है सर। और इनको वाटर के साथ मिक्स करके कूलेंट में डालना है। ये जब अंदर जाता है कूलेंट, जी सर। फिर बाहर आता है कूलेंट, तो इस प्रक्रिया में यो कितने प्रतिशत तापमान को गिरा देता है? सर इसमें हमें थर्मोस्टेट वाल्व के बारे में नहीं नहीं भाई, इसका कूलेंट प्रक्रिया है हमारी एक ये जी कूलिंग प्रक्रिया में, कि अंदर से गया कूलेंट जी गर्मी को सोखता है, गर्म हो जाता है, वापस बाहर आता है, जी सर। यहाँ पे ठंडा होता है, फिर वापस अंदर चला जाता है, ठीक है। तो जब यो अंदर बाहर से अंदर जाएगा, जी तो अपने तापमान में कितनी गिरावट करके जाएगा? कितने % की गिरावट करके जाएगा? मान लीजिए वो वहाँ पे 100 टेम्परेचर पे बाहर आया, तो अंदर जब जाएगा तो उसका टेम्परेचर कितना होगा? सर 80 से 85 डिग्री के बीच। इसका है आपका 30 से 35% वो सोख लेता है। परसेंटेज। मान लो हम अगर 100 टेम्परेचर बाहर निकालते हैं, जी तो 100 में से 30 या 35% वो गिरा देगा उसको। मान लो 30 गिरा दिया उसने, तो कितना बचा? 70 बच गया। अब जब कूलेंट अंदर जाएगा तो 70 टेम्परेचर का जाएगा, बाहर वापस आएगा फिर 100 का होगा, ठीक है। अगर बाय द वे हम इसको 60 लेते हैं जी टेम्परेचर मान लो, तो 60 का 30% हो गया आपका 18 डिग्री, तो 18 डिग्री घटेगा, ठीक है। तो एवरेज में सिर्फ क्या बोलना है आपको कि 30 से 35%, ठीक है। क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर है ना वो ऑलवेज इक्वल नहीं होता, अप डाउन होता है, अप डाउन होता है। इसलिए हमारा जो कूलिंग सिस्टम है कभी काम करता है कभी नहीं करता है। यहाँ पे थर्मोस्टेट वाल काम आएगी कि 82 डिग्री टेम्परेचर से अगर ऊपर जाएगा थर्मोस्टेट वाल खुलेगी और कूलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, बट अगर उससे नीचे होगी तो नहीं। सर उसमें एक ये क्वेश्चन था कि 82 डिग्री जब वो खुलता है तो इंजन का टेम्परेचर देखते हैं, कूलेंट का टेम्परेचर होता है? इंजन टेम्परेचर नहीं होता, इंजन टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है। वो तो ये मान ले तू कम से कम भाई 150, 200, 250 मिलेगा तेरे को, क्योंकि अंदर है कंबस्शन इंजन, हाँ जी ठीक है। जैसे जैसे मैं उससे दूरी बनाता रहूँगा ना, वैसे वैसे टेम्परेचर में गिरावट होती रहेगी। कंप्रेशन होता है जब हमारा मान लो तो 600 से 800 फ़ारेनहाइट का मैटर होता है वहाँ पे गर्म होने का, ठीक है। जब ब्लास्ट हो जाओगा तो वो टेम्परेचर बढ़ के 900, 1000 तक पहुँच जाओगा, ज़्यादा हो गया। कूलेंट का, हाँ जी। उसके बाद वो टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जो हमारा ब्लोप है, अच्छा
है ना भाई। यहाँ पे आग जल रही है, देखो हम्म, यहाँ आग है, तो इसके साथ मैंने एक दीवार, एक ईंट लगा रखी है मान लो, तो जो टेम्परेचर यहाँ होगा वो टेम्परेचर इस ईंट में यहाँ अलग होगा, यहाँ तो पूरा नहीं होगा ना, ना, थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम यहाँ पहुंच जाएगा। जी ठीक है, कुछ गर्मी क्या होती है सीधी जो मेन है वो एग्जॉस्ट से बाहर, क्योंकि धुआं भी तो गर्म है हमारा, जी तो गर्मी होगी हमारी वहाँ पे, इतनी कुछ निकलेगा धुएं में। हम्म, ठीक है, कुछ नीचे जो हमारा लुब्रिकेशन के लिए हमने यूज कर रखा है ऑयल, जी, कुछ उसने सोख लिया। हम्म, ठीक है, फिर जो क्रैंक वेंटिलेशन पाइप है उसके द्वारा उसने गर्मी को बाहर छोड़ दिया। अंदर जो दहन की क्रिया गर्मी थी ना, उस गर्मी को हम धीरे धीरे बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये वो क्रिया कुछ चल रही है उसके अंदर, उसके बावजूद भी हम गर्म ज्यादा है वो, फिर हम क्या करेंगे उसके अंदर फिन्स का प्रयोग कर देंगे, एयर से ठंडा करने की कोशिश करेंगे। एयर से ठंडा नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, कूलिंग सिस्टम का यूज करेंगे। फिर कूलेंट क्या करता है, जो हमारी ब्लॉक है उसके अंदर वाटर गैलरी, जी सर, जिसे हम वाटर जैकेट का नाम देते हैं, वाटर से, तो कोई भी ठंडी चीज अंदर जाएगी। ठीक है, ठंडी का मतलब किसी भी टेम्परेचर की, जी, क्योंकि हम अगर इसको डिफाइन करें तो ठंडा किसे कहे, ये डिफाइनेबल वैल्यू नहीं है। हम्म, ठीक है, हम गर्म किसे कहें, ये भी डिफाइनेबल वैल्यू नहीं है। ठंडे का मतलब है कि अगर मैं 40 डिग्री टेम्परेचर में रहता हूँ, अगर वहां से 30 डिग्री लेता हूँ तो क्या है वो, ठंडा है, ठंडा है। 30 वाले के लिए 20 ठंडा है, ठंडा है, -1 के लिए -5 ठंडा है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते, हम इसको सिर्फ किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें जो है टेम्परेचर है इसमें बता सकते हैं। तो हमने मान लिया अंदर हमारा था 100 ब्लास्ट के टाइम पे, ब्लॉक के पास, क्योंकि 100 में से तो धुआं निकल गया बाहर, ब्लास्ट के बाद हमारे पास 80 पहुंचा किसके अंदर, ब्लॉक के ब्लॉक के अंदर। अंदर ठीक है, ब्लॉक के टेम्परेचर के साथ में जो चीज होगी लुब्रिकेशन वो उसके अंदर चली जाएगी वो गर्मी, तो हमने भेज दिया अंदर कूलेंट, उस गर्मी को किसने सोख लिया, कूलेंट ने सोख लिया। फिर वो कूलेंट उतना गर्म हो गया, वो गर्म होके आया बाहर, बाहर उसको हमने फिर वापस ठंडा कर दिया। फिर वो जितना ठंडा हुआ, जब 15 डिग्री 20 डिग्री 35 डिग्री तक हो गया, जितना ठंडा होगा वापस फिर जाएगा अंदर। अब 70 का अंदर गया, अंदर टेम्परेचर 80 है मान लो, तो वो क्या करेगा, 10 को सोख लेगा, क्योंकि दोनों बराबर हो गया 80-80, फिर बाहर आएगा जी, फिर छोड़ जाएगा 10-20, फिर मिल जाएगा, ये चलता है। ये है मेन कूलिंग सिस्टम। ठीक है।